Hello friends, good morning to you all and welcome to our own YouTube channel Logical Competitive Forum। आज हम लोग जून मंथ के आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य को देखेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। जैसा कि यहाँ हम लोग प्रथम करेंट में देख सकते हैं, मौद्रिक नीति की 2022-23 की पहली द्विमासिक समीक्षा में रेपो दर अपरिवर्तित। ये मौद्रिक नीति जिसे हम इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ये रिजर्व बैंक जारी करती है। ये कौन जारी करती है? रिजर्व बैंक। और ये द्वैमासिक होता है, अर्थात प्रत्येक 2 मंथ पे इसे जारी किया जाता है। तो साल में कुल 6, ठीक है, 6 द्वैमासिक समीक्षा होती है मौद्रिक नीति की, जिसमें कि रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, एमएसएफ, एसएलआर जो कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है, इसे या तो फिक्स्ड रखा जाता है या परिवर्तित किया जाता है। ज़्यादातर हमें रिवर्स रेपो दर जो कि 3.35 होता है और एसएलआर जो कि 18 होता है, ये लगभग जो होता है यह फिक्स्ड अपना रहता है। एसएलआर जिसे हम लोग सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। क्लियर? आगे हम लोग उसे पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये द्वैमासिक होता है और ये समीक्षा जो यहाँ करंट दिया हुआ है, जो दर देगा रिवर्स रेपो रेपो दर, ये जो है अप्रैल का है। कब का है? अप्रैल का ये आंकड़ा है, अर्थात अगले 2 मंथ बाद जून में ये जारी किया गया, फिर अगले 2 मंथ बाद अगस्त में, जून जुलाई अगस्त में यह जारी किया गया। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अगस्त के आंकड़े को देखना है, इसलिए यहाँ के आंकड़े को हमें रिसाइट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अगस्त के आंकड़े को रिसाइट करेंगे, जो कि मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। क्लियर? तो यहाँ हम लोग देख लिए कि मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। क्लियर? ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक जारी करता है। ये द्वैमासिक होता है, अर्थात प्रत्येक 2 मंथ पे ये जारी किया जाता है। क्लियर? तो आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कुछ देख सकते हैं मौद्रिक नीतियाँ, जैसे कि रेपो दर जो कि अप्रैल के आंकड़े के अनुसार 6.5, रिवर्स रेपो जो कि लगभग फिक्स्ड होता है, यह 3.35, वही एसएलआर सांविधिक तरलता अनुपात, ये हम लोग 18, ये भी लगभग फिक्स्ड होता है। तो ये दो तो हम लोग याद रख सकते हैं, रिवर्स रेपो और सांविधिक तरलता अनुपात। और सब आंकड़े जो है वह अगस्त के आंकड़े को हम लोग याद करेंगे। क्लियर? नाउ दिसंबर 2022 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण भार वित्त मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े के अनुसार देखते हैं हम लोग कि कितना विदेशी ऋण है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 2022 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण, एक्सटर्नल डेप्ट जो था वह 613 अरब डॉलर है। कितना है? 613 अरब डॉलर। तो भारत पर कुल विदेशी ऋण वर्तमान में, ठीक है, दिसंबर 2022 का ये आंकड़ा है, तो इसके अनुसार जो है 613 अरब डॉलर जो है यह भारत पर विदेशी ऋण है। क्लियर? भारत पर विदेशी ऋण कितना? 613 अरब डॉलर। आगे हम लोग अब फिर देखते हैं, यहाँ विदेशी ऋण से संबंधित कुछ आंकड़े हैं। विदेशी ऋण से संबंधित कुछ आंकड़े एक दृष्टि में, दिसंबर 2022 के अंत की स्थिति देखिए। कुल विदेशी ऋण कितना है? 613 अरब डॉलर है। कुल विदेशी ऋण 613 अरब डॉलर। दीर्घकालिक ऋण 483 अरब डॉलर। तो कुल विदेशी ऋण हो गया 613 अरब डॉलर, जबकि वही दीर्घकालिक ऋण जो हो गया वह 483 अरब डॉलर हो गया। तो दीर्घकालिक ऋण कुल विदेशी ऋण में, कुल विदेशी ऋण तो अपना 613 अरब डॉलर है, और दीर्घकालिक ऋण यही कुल विदेशी ऋण में जो है वह 483 अरब डॉलर है। क्लियर? मुद्राओं की दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि विदेशी ऋण की संरचना किस प्रकार से है। तो डॉलर में विदेशी ऋण कितना है? लगभग 55, ठीक है, 55%। रुपए मूल्य में 29.7%। एसडीआर, एन और यूरो, ठीक है, इन रचनाओं में विदेशी ऋण लिया गया है भारत के द्वारा। तो डॉलर में कितना है? 55% सर्वाधिक है, उसके बाद रुपए में है 29.7। इसके अलावा एसडीआर के रूप में भी लिया जाता है, जिसे स्पेशल ड्राइंग राइट भी कहते हैं। उसके अतिरिक्त एन, यूरो। क्लियर? यूरो तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं और एन भी जानते हैं। क्लियर? एन और यूरो। क्लियर? तो एन तो हम लोग जानते हैं कि जापान की मुद्रा है, और यूरो ये यूरोप में प्रचलित मुद्रा है, जो कि बहुत सारे कंट्री इसी यूरो को फॉलो करते हैं, इसी यूरो का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बेल्जियम, क्रोएशिया, साइप्रस, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली एक्सेट्रा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट करेंट यहाँ हम लोग देख सकते हैं
नेक्स्ट करेंट यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मार्च 2023 के अंत में आरबीआई के पास 578 अरब डॉलर के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष। तो मार्च 2023 के अंत में आरबीआई के पास कितना आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष था? तो 578 अरब डॉलर। कितना? 578 अरब डॉलर आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष है आरबीआई के पास मार्च 2023 के अंत में। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विदेशी मुद्रा कोष में लगभग 29 अरब डॉलर की गिरावट आई है। तो इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विदेशी मुद्रा कोष में लगभग कितने 29 अरब डॉलर की गिरावट आई है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विदेशी मुद्रा कोष में लगभग 29 अरब डॉलर की गिरावट हुई है। क्लियर? तो इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में हम लोग देख लिए। अगला हम लोग देखते हैं इसी में 2022-23 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में 6% की वृद्धि, आयातों में लगभग 16% की वृद्धि, आयातों में वृद्धि 16% से भी अधिक हुई है। ठीक है, तो वस्तुगत निर्यातों में 6% की वृद्धि हुई है, वही आयात में 16% से भी अधिक। हम लोग देख सकते हैं कि 2022-23 के दौरान भारत के कुल निर्यात, वस्तुगत निर्यात एवं सेवाओं के निर्यात 770 अरब डॉलर। तो कुल निर्यात कितना हुआ है वस्तुगत, वस्तु के रूप में और सेवाओं के रूप में कुल मिलाकर 770 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। वही हम लोग वस्तुगत सिर्फ देखें, मर्केंटाइज ट्रेड देखें तो यह 447 अरब डॉलर, 447 अरब डॉलर। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं आगे यहाँ हम लोग डाटा के रूप में देख सकते हैं भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़े की दृष्टि में निर्यात एक्सपोर्ट जो हुआ है वह 770 हुआ है। 2022-23 का आंकड़ा है ये 1 अरब डॉलर में। तो 770 अरब डॉलर ये निर्यात हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है भारत से, जबकि आयात जो हुआ है वह 892, ठीक है, 892 अरब डॉलर है। इस प्रकार व्यापार शेष जो हुआ, ट्रेड बैलेंस जो हुआ वो -122 अरब डॉलर हो गया। तो निर्यात हुआ कुल 770 अरब डॉलर, आयात हुआ 892 अरब डॉलर और व्यापार शेष जब हम इंपोर्ट से एक्सपोर्ट को माइनस यहाँ करेंगे तो हमें व्यापार शेष मिलेगा जो कि -122 अरब डॉलर है। क्लियर? अर्थात हम आयात ज़्यादा किए हुए हैं निर्यात से। क्लियर? निर्यात कम है मेरा, आयात ज़्यादा है, तो व्यापार शेष अपना 122 अरब डॉलर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी में हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना, चीन दूसरे स्थान पे है। तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, चीन दूसरे स्थान पे। भारत अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार, ठीक, 2022-23 में कितना था? 128, ठीक है, 128 अरब डॉलर था। क्लियर? अब हम लोग अगला एक यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट करेंट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए नई बचत योजना, महिला सम्मान बचत पत्र, ये 2023-24 के बजट में भी इसकी घोषणा की गई थी कि महिलाओं के लिए नई बचत योजना, महिलाओं के लिए नई बचत योजना, महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत होगी। 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा हुई। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट इंग्लिश में इसे कहते हैं। अब इस योजना की विशेषताओं को हम लोग देखते हैं कि इस योजना की क्या विशेषता है। तो महिला सम्मान बचत पत्र योजना की विशेषताएं निम्नवत है, जैसे कि इस योजना के तहत केवल महिलाएं अथवा नाबालिग लड़कियों के नाम से अभिभावक डाकघर अथवा किसी अधिकृत बैंक में खाता खोल सकते हैं। तो इस योजना के तहत केवल महिलाएं अथवा नाबालिग लड़कियों के नाम से अभिभावक डाकघर अथवा किसी अधिकृत बैंक में क्या खाता खोल सकते हैं। यह निवेश 2 वर्ष की नियत अवधि के लिए किया जा सकता है। यह निवेश जो है वह 2 वर्ष की नियत अवधि के लिए किया जा सकता है। 2 वर्ष की नियत अवधि, 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं। इस योजना में न्यूनतम 1000 व अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। जमा राशि पर 7.5%, 7.5, ठीक है, % का वार्षिक दर ब्याज के रूप में प्राप्त होगा, जो कि तिमाही आधार पर खाते में जमा की जाएगी। ठीक है, अर्थात 7.5% ईयरली इंटरेस्ट रेट इस जमा राशि पर मिलेगा और उस जमा राशि का इंटरेस्ट जो है वो प्रत्येक 3 मंथ पे, ठीक, लाभार्थी के खाते में जमा कर दिया जाएगा। क्लियर? तो ये 7.5% वार्षिक दर है, ठीक, मासिक नहीं है, वार्षिक दर है, अर्थात वर्ष का ये दर है 7.5%। यह योजना केवल 2 वर्ष के लिए है, 31 मार्च 2025 तक ही यह लागू रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी में हम लोग अगला देख सकते हैं कि देश के रक्षा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर, देश का जो रक्षा निर्यात है वो अब तक के उच्चतम स्तर पर है। भारत रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र रहा है।
भारत जो है वह रक्षा उत्पादों का क्या रहा है, सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र रहा है। शुरू से ही हम लोग जानते हैं कि भारत रक्षा उत्पाद दूसरे देशों से आयात करता है और सर्वाधिक आयात पूर्व में और वर्तमान में भी रूस से ही होता है। ठीक, धीरे धीरे जो हम देख रहे हैं कि हल्का वेटेज घट रहा है रूस से रक्षा आयात में। तो देश के रक्षा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर, भारत रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र है वर्ष। और रक्षा निर्यात करोड़ रुपए में हम लोग देखते हैं कि 2022-23 में कितना निर्यात हुआ रक्षा निर्यात। ठीक है, तो 15,920 करोड़ रुपए भारत की ओर से रक्षा निर्यात किया गया, 15,920 करोड़। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, भारत के लिए लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स में सुधार। भारत के लिए लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स में सुधार हुआ है। ये लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स होता क्या है, तो इसे हम लोग लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी करते हैं। विश्व बैंक की 2023 वर्ष की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, शीर्ष स्थान पे कौन है, सिंगापुर है। शीर्ष स्थान पे सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड और तीसरे स्थान पे संयुक्त रूप से डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड व स्विट्जरलैंड का स्थान है। क्लियर है। तो भारत के लिए लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स में सुधार हुआ है। विश्व बैंक की 2023 वर्ष की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर, दूसरे पे फिनलैंड और तीसरे पे संयुक्त रूप से डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड एवं स्विट्जरलैंड है। क्लियर। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट यहाँ देख सकते हैं, 139 देशों में भारत का स्थान 38वां है। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, 38वां। लॉजिस्टिक के मामले में बेहतर प्रदर्शन के लिए मोदी सरकार ने 2021 में ही प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य था कि परिवहन संबंधी चुनौतियों को समाप्त करना, उत्पादित सामान को उसके गंतव्य तक तेजी से पहुंचाना तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए समय पर धन की बचत करना था। क्लियर। तो ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स था, इसे हम लोग अच्छे से देख लिए। आगे बढ़ते हैं। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक। क्लियर। भारत का स्थान इस वर्ष कौन सा था, तो 38वां था। भारत का स्थान 38। यहाँ चार्ट एक डाटा के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं कि लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक 2023 सिंगापुर फर्स्ट, फिनलैंड सेकेंड, डेनमार्क थर्ड, जर्मनी भी संयुक्त रूप से, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड। क्लियर। ये चारों संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे है, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। फर्स्ट पे है सिंगापुर। वही सबसे निचले स्तर पे लीबिया और अफगानिस्तान है। ठीक, जबकि भारत 38वें रैंक पे है 3.4 स्कोर के साथ। 3.4 स्कोर के साथ भारत 38वें स्थान पे है। अगला हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग निर्यात पढ़े हुए थे, उसके आंकड़े को हम लोग देखेंगे कि 2022-23 के दौरान 10 प्रमुख निर्यात एवं आयात के अंतिम आंकड़े। निर्यात में हम लोग देख सकते हैं कि पेट्रोलियम उत्पाद सर्वाधिक अर्थात जो निर्यात हुआ है वो पेट्रोलियम उत्पाद का हुआ है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का निर्यात 50 है, अर्थात सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है और दूसरे स्थान पे है पेट्रोलियम उत्पाद। क्लियर। तो सर्वाधिक जो है वह इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, यहाँ देख सकते हैं 50%, जबकि पेट्रोलियम उत्पाद 40%। ठीक है, 40%। आयात जो है वह पेट्रोलियम, खनिज तेल और कोयला, ठीक, सर्वाधिक है। कोयला जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे सर्वाधिक 56%, 56.8 अर्थात लगभग 57% जो है इसका आयात किया गया है कोयला का, जबकि पेट्रोलियम और खनिज तेल ये सेकेंड स्थान पे है 29.5% के साथ। क्लियर। तो ये फर्स्ट पे हो गया कोयला और सेकेंड पे हो गया पेट्रोलियम और खनिज तेल। यहीं यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद फर्स्ट पे और सेकेंड पे हो गया पेट्रोलियम उत्पाद, ये निर्यात में। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुभारंभ की गई है। कोच्चि में, कहाँ पे, तो कोच्चि में। ठीक है, कोच्चि जो कि केरल में है, वहाँ पे देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का शुरुआत किया गया। देश में पहली वाटर मेट्रो सेवा केरल के कोच्चि में प्रारंभ की गई है। पहले चरण में यह सेवा 4 टर्मिनल्स हाईकोट, वाईपिन, ठीक है, तथा वायाटीला, कक्का, नाड, यहाँ इस बीच चलेगी। तो ये चारों जो स्थान है कोच्चि केरल में है, हाईकोट वाईपिन से वायाटीला कक्कनाड तक चलेगी और कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा को शुभारंभ किया गया। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे कि विश्व में अरबपतियों की संख्या लगातार तीसरे वर्ष घटी है, जबकि भारत में यह संख्या फोर्ब्स के आकलन के अनुसार बढ़ी है। तो बर्नार्ड एर्नॉल्ट जो है वह विश्व के सबसे धनी, बर्नार्ड एर्नॉल्ट विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं, वही मुकेश अंबानी भारत में सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो बर्नार्ड एर्नॉल्ट विश्व के सबसे धनी, वही भारत में सबसे धनी मुकेश अंबानी। आगे हम लोग देखेंगे
वर्ष 2023 में विश्व के 2640 अरबपतियों की संपत्ति का कुल मूल्य कितना है? 12.2 ट्रिलियन डॉलर। तो विश्व में कुल कितने अरबपति हैं? 2640, जिनकी कुल संपत्ति कितनी है? 12.2 ट्रिलियन डॉलर। वर्ष 2023 में विश्व के कुल 2640 अरबपतियों में सर्वाधिक 735 अरबपति कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो सर्वाधिक अरबपति कहाँ से है? अमेरिका से है। दूसरे स्थान पे अरबपतियों की संख्या में चीन है। वही भारत जो है अरबपतियों की संख्या में तीसरे स्थान पर है। ये रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत अरबपतियों की संख्या में तीसरे स्थान पे है। क्लियर है? आगे हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि विश्व के शीर्ष 10 अरबपतियों में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी भी शामिल है। मतलब विश्व के 10 अरबपतियों की रैंकिंग में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी भी शामिल है, जिन्हें 83.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 9वां। ठीक है, 9th। अभी हम लोग देखेंगे कि विश्व के शीर्ष 10 अरबपति। 10 में प्रथम में हम लोग अभी देखें कि बर्नार्ड एर्नॉल्ट, जो कि फ्रांस के हैं। इनकी कंपनी का नाम है LVMH। ठीक है, इनके पास कुल संपत्ति अरब डॉलर में 211 अरब डॉलर है। क्लियर? तो बर्नार्ड एर्नॉल्ट। दूसरे पे एलन मस्क, अमेरिका के। इनकी कंपनी का नाम टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर है। जेफ बेजोस, अमेरिका के। अमेजॉन इनकी कंपनी है। ये तीसरे स्थान पे है। क्लियर? आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि भारत के शीर्ष 10 अरबपति। प्रथम पे मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के 83.4 अरब डॉलर के साथ। वही गौतम अडानी, अडानी समूह दूसरे स्थान पे, और शिव नाडर HCL तीसरे स्थान पे। तो मुकेश अंबानी फर्स्ट रैंक, सेकंड पे है गौतम अडानी, थर्ड पे है शिव नाडर। नेक्स्ट, फोर्ब्स के आकलन में 2023 में भारत में अरबपतियों की संख्या यद्यपि 166 से बढ़कर 169 हुई, लेकिन इनकी कुल संपत्ति का मूल्य 750 डॉलर से घटकर कितना हो गया? संख्या अरबपतियों की बढ़ी है, लेकिन कुल संपत्ति का मूल्य जो था वह पूर्व में, ठीक है, 750 अरब डॉलर था, जो अब घटकर 675 अरब डॉलर हो गया। क्लियर? भारत के दूसरे सबसे धनी अडानी ग्रुप के गौतम अडानी है। हम लोग देखें अभी भारत के 10 शीर्ष अरबपतियों में तीसरे स्थान पर रहे HCL के शिव नाडर है। ये भी हम लोग देख चुके हैं पीछे। आगे हम लोग देखते हैं। मोबाइल फ़ोन व कंपोनेंट्स के आयात पर ऊंचे कर लगाने के मामले में विश्व व्यापार संगठन ने भारत के प्रतिकूल फैसला सुनाया है। ठीक है, भारत के प्रतिकूल फैसला सुनाया है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी IT सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी IT व दूरसंचार प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पादों पर भारत द्वारा ज़्यादा आयात शुल्क आरोपित किए जाने के मामले में विश्व व्यापार संगठन WTO ने भारत के विरुद्ध एक फैसला अप्रैल में सुनाया। तो कारण क्या है WTO का भारत के विरुद्ध फैसला सुनाने का? तो ये कारण है भारत द्वारा आरोपित ज़्यादा आयात शुल्क किन उत्पादों पर? तो IT, ठीक है, और दूरसंचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो IT और जो कम्युनिकेशन रिलेटेड उत्पाद हैं उस पर भारत ने ज़्यादा आयात शुल्क आरोपित किया, अर्थात अन्य देशों से IT और, ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और दूरसंचार प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पाद को जो भारत दूसरे देशों से आयात करता था, अपने देश में मंगाता था, उस पर, ठीक है, दूसरे देश से जो निर्यात किया जाता था भारत में, अर्थात भारत जो आयात करता था उस पर आयात शुल्क सर्वाधिक लगाता था। इस कारण से विश्व व्यापार संगठन ने भारत के विरुद्ध फैसला सुनाया। क्लियर? तो थैंक्स टू यू ऑल। नेक्स्ट वी विल मीट विद द अनदर लेक्चर।